हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे नया टॉपिक जो है कि आपका डिमांड का टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमिक्स में, राइट। सो डिमांड होती क्या है? सम टाइम क्या होता है कि वी कंफ्यूज विद डिमांड, वांट्स और डिज़ायर एंड नीड। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिमांड, वांट्स और ये जो नीड्स और डिज़ायर होती है सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो डिमांड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ डिमांड नहीं है और क्या डिमांड है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिज़ायर। ये देखिए आपका ये डिज़ायर और वांट्स फर्स्ट लेवल पे, यानी कि डिज़ायर का मतलब होता है आपकी इच्छाएं, वांट्स का भी मतलब सेम है, इच्छाएं। यानी कि जो एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है डेफिनेटली उसकी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, चाहे वो आप है चाहे वो मैं हूँ, जो भी है, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती हैं उसकी ज़रूरतें, यानी कि डिज़ायर है वो हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा, ज़रूरतें हमें कम चीज़ों की हो सकती है। लाइक अगर मैं डिज़ायर की बात करूँ, मैं किसी पर्सन की बात करती हूँ तो हम वो पर्सन चाहता है कि उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हों, उसके पास बहुत सारे घर हों, उसके पास हर शहर में एक घर हो, ठीक है। लेकिन जब हम डिज़ायर से नीड्स पे आते हैं, यानी कि सेकंड चीज़ पे आते हैं, नीड्स यानी कि ज़रूरत। तो ज़रूरत क्या है कि आपका एक गाड़ी से भी काम चल जाएगा। अगर आप को ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो शायद आपका एक बाइक से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपकी ज़रूरतें हैं, यानी कि जो आपकी नीड्स हैं, वो हमेशा डिज़ायर से कम होती हैं। उसके बाद फिर आता है आपका डिमांड, राइट। ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी हर एक ज़रूरत को कंप्लीट कर पाए, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिकॉज देयर इज़ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मेन प्रॉब्लम आपका इकोनॉमिक्स पढ़ने का यही है, मेन रीज़न यही है कि आपके पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो कम है। तो जो आपकी डिमांड होगी वो आपकी नीड्स से भी कम होगी, क्योंकि डिमांड के लिए आप क्या चाहिए, अभी देखो यहाँ पे क्या है, डिमांड इज़ बैक बाय विलिंग टू पे, यानी कि परचेजिंग पावर होनी चाहिए आपके पास। दूसरा पर्टिकुलर टाइम, और इसके लिए आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी चाहिए। तो डिमांड आपकी कब बनेगी, जब आप क्या करते हो, आपके पास विलिंगनेस है उस चीज़ के लिए पैसा खर्चने की, और आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज़ के लिए डिमांड करते हो, और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको चाहिए होती है, राइट। तो ये है आपका डिमांड होता क्या है। इस डिमांड के आगे 5 एलिमेंट होते हैं, राइट। जो 5 एलिमेंट है वो इस तरह से है, 5 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको इन 5 एलिमेंट्स का ही नहीं पता होगा तो आप डिमांड को डिफाइन नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। सिंपल में तो हम अगर किसी भी लेमैन से, यानी कि जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, अगर आप उससे पूछोगे कि डिमांड क्या है, उसके लिए क्या हो सकता है, मान लो किसी की शादी हो रही है, उसके लिए डिमांड हो सकती है कि वो शादी में कितना दहेज मांग रहा है, ठीक है, लड़के वाले कितना दहेज मांग रहे हैं। और भी चीज़ हो सकती है कि मान लो किसी बच्चे का बर्थडे है, उसकी क्या डिमांड है बर्थडे पे, वो डिमांड एक अलग चीज़ है, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो डिमांड को हम डिमांड नहीं मानते हैं। यहाँ पे डिमांड का मतलब कुछ और है, और उस डिमांड के 5 एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका विलिंगनेस टू पे, राइट। तो विलिंगनेस, और यू कैन से विलिंगनेस और डिज़ायर टू हैव ए प्रोडक्ट, नॉट टू पे, वो आपका बाद में आएगा। पहले क्या होगा कि आपकी विलिंगनेस है या डिज़ायर है कि आपको के पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए। लाइक मान लो आपको कोई गाड़ी चाहिए, तो आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि यस आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो फिर दूसरा होता है परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू पे फॉर इट, यानी कि आप उसको खरीदना चाहते हैं और आपके पास उतना मनी है कि आप उसको खरीद सकें। और जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन इट, यानी कि उस गाड़ी पे आप खर्च करने के लिए भी रेडी हो, राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम पहले 3 को मिला देते हैं तो वो डिमांड नहीं बनाएगा, बल्कि आपका क्या बनाएगा, वांट बनाएगा, ठीक है। इसको डिमांड बनाने के लिए आपको 2 इसमें और ऐड करने पड़ेंगे, 4th पॉइंट और 5th पॉइंट। 4th पॉइंट क्या है, एट गिवन प्राइस, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए, राइट। और 5th क्या है, एट गिवन और पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि आपका टाइम पीरियड भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप दूध लेते हो डेली 1 लीटर, और एक पर्टिकुलर जैसे 40 रुपीज़ पर लीटर या 60 रुपीज़ पर लीटर, जो भी है मतलब वो, यानी कि आप उसकी डिमांड कर रहे हो पर्टिकुलर, राइट। उसके बाद एक डेफिनेशन हर एक आपको उसकी टॉपिक ही करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है मैंने
आप और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ये बेनहैम के अकॉर्डिंग है, मैंने राइटर का नाम नहीं लिखा है, मैं अब लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू बेनहैम, राइट। तो आपको एक डेफिनेशन हर एक उसकी करनी है। तो अकॉर्डिंग टू बेनहैम, बेनहैम की स्पेलिंग रहेगी BENHAM, राइट। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज दैट अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बोट, यानी कि जो आप खरीदने वाले हो, एट ए टाइम एट दैट प्राइस, जो भी प्राइस उस टाइम मार्केट में प्रिवेल करता है, आप उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो अकॉर्डिंग टू बेनहैम, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको गिवन प्राइस है, ठीक है, एक गिवन अमाउंट है, राइट, और उस गिवन प्राइस पे और वो गिवन अमाउंट आप एक पर्टिकुलर टाइम पे खरीद रहे हो, राइट। तो इस तरह से ये आपका डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यानी कि आपके डिमांड में 5 एलिमेंट रहते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट करते हैं हम डिमांड फंक्शन, राइट। तो आई होप डिमांड आपको समझ में आ गया है कि डिमांड कैसे आपकी डिज़ायर से और नीड से अलग है, ठीक है। वैसे ही फिर आपको डिमांड का कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके 5 एलिमेंट, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो जिससे बन के डिमांड बनती है, ठीक है, और एक डेफिनेशन। और अब आपको जानना ज़रूरी है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन अगर आप कर लेते हो, ये शॉर्ट आपका रहेगा, इसी डिमांड फंक्शन को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं फुली, तो ये आपका क्या बन जाता है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, और यू कैन से डेटरमिनेंट्स। डेटरमिनेंट्स मतलब निर्धारक तत्व। डिमांड फंक्शन आपका निर्धारक तत्व होते हैं डिमांड के, यानी कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आप उसको देखते हो कोई भी चीज़ को खरीदते हुए। अभी देखिए, इसको डिमांड को हम फंक्शन के रूप में लिखेंगे, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसमें आपके ग्राफ और आपका ये फंक्शन इस तरह की आपकी लैंग्वेज रिक्वायर्ड रहती है। तो मैंने यहाँ लिखा है DX। DX मतलब डिमांड ऑफ X। X क्या है, कोई भी प्रोडक्ट। सपोज आप मार्केट में गए हो, आपने फ्रूट्स खरीदने हैं, मिल्क लेना है, चाय की डिमांड है आपकी, कुछ भी, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो वो उसको मान लेते हैं हम X। उसके बाद तो मैं ये डिमांड ऑफ X इज फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, यानी कि जब आप X की डिमांड कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्राइस की, तो आप क्या क्या देख रहे हो, फंक्शन ऑफ PX, PR, Y, T, F, A, E, P, G, U। और इसमें अनलिमिटेड आपके फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आज कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, कल कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले DX क्या है, डिमांड ऑफ X प्रोडक्ट। लाइक यू कैन से आपको फ्रूट की डिमांड है, मिल्क की डिमांड है, टी की डिमांड है, आपने कोई शर्ट परचेज करनी है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। उसके बाद है जो आपका पहला फैक्टर है, ठीक है, जो आपका पहला फैक्टर है वो क्या रहेगा, प्राइस ऑफ X प्रोडक्ट, यानी कि उस, जैसे मान लो आपने मिल्क लेना है या आप कोई फ्रूट परचेज कर रहे हो, तो उसका प्राइस कितना है पहले तो वो अफेक्ट करेगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है अगर हमारा प्राइस ज़्यादा है मार्केट में तो हम चीज़ें कम खरीदते हैं, राइट, और डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर आपका कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होगी नॉर्मल चीज़ों के केस में। वो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 पता चल जाएंगे। फिर है PR। PR का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या हो सकता है, रिलेटेड गुड्स कौन सी सकती है, उसकी सब्सिट्यूट भी हो सकती है, जैसे मिल्क का सब्सिट्यूट क्या हो सकता है, सोया मिल्क, ठीक है, या फिर आप कोई और चीज़ ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, जैसे आप अगर ब्रेड ले रहे हो तो उसके साथ बटर भी लोगे, राइट, ठीक है। एक लेफ्ट पैर का शूज़ ले रहे हो तो डेफिनेटली राइट का भी आप शूज़ लोगे, ठीक है, तो वो चीज़। उसके बाद है आपका वाई क्या होती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, राइट। सो वाई है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एफ से आपका फैशन आ जाता है, टी बीच में रह गया था तो टी है आपका टेस्ट के लिए, ठीक है। आप एन नंबर ऑफ इसमें फैक्टर बना सकते हैं, यानी कि सपोज इसमें सिंपल सी बात क्या है, जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप किन किन फैक्टर को ध्यान में रखोगे उस चीज़ को खरीदते हैं। कलर भी हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर कलर ही लेना है, फैशन, ठीक है, एफ से फैशन हो गया, ए से एडवर्टाइजमेंट, पी से पॉपुलेशन कितनी है, और जी से गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, और यू यानी कि जो लास्ट है आपका, इसमें सारे अदर फैक्टर आ जाते हैं जो कि स्पेसिफाई नहीं है अभी तक, अदर फैक्टर विच आर अनस्पेसिफाइड।
सो इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, देखो इन्हीं सभी इसी फंक्शन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द डेटर्मिनेंट्स और यू कैन से फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए, आपकी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के ये फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ इकोनॉमिक्स में, वो है आपका डिमांड स्केड्यूल या डिमांड शेड्यूल बोल देते हैं इसको। डिमांड स्केड्यूल क्या होती है, इट इज़ नथिंग बट क्या है कि आपकी टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म ऑफ वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि किस प्राइस पे जो आपका कंज्यूमर है वो कितने डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरी होती है आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होता है कि कोई एक कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाई है ए की, ये एक कस्टमर मान लिया, इधर बी मान लिया है। ठीक है, दूसरी होती है मार्केट डिमांड। अब मैं इन दोनों कंज्यूमर की डिमांड को अगर ऐड कर देती हूँ तो वो मेरी मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगी। मैंने तीनों शेड्यूल यहाँ पे बना दी हैं। ये जो फर्स्ट है वो कोई ए कंज्यूमर है जिसकी डिमांड शेड्यूल है डिफरेंट प्राइसेस पे, जो आपकी सेकंड है वो बी कंज्यूमर की आपकी डिमांड शेड्यूल है डिफरेंट प्राइसेस पे, राइट। और जब मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया ए प्लस बी, तो ये हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाती है। अब देखिए ए के केस में देखिए आपको व्हेन प्राइस इज 1 क्वांटिटी डिमांडेड इज 5, व्हेन प्राइस इज 2 क्वांटिटी डिमांडेड इज 4 एंड ऑन 3 3 4 4 2 and at 5 1. So in the similar way we can see the individual schedule for customer B, consumer B you can say। ठीक है, वो 1 रुपये के प्राइस पे 7 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। ठीक है, 2 पे 6, 3 पे 5 एंड 4 पे 4 एंड लास्ट 5 पे 3। अभी हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ए प्लस बी कर देंगे। तो आप देख सकते हो ₹1 पे जो मार्केट डिमांड होगी वो कितनी होगी, 5 + 7 12। इन द सेम वे 2 पे आपका 10 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया हमने, 3 4 5, तो इस तरह से हमने जोड़ के ये निकाल ली। ठीक है, अब डिमांड शेड्यूल के बाद क्या होता है कि अगर हम इसी को क्या करें, एक छोटा सा टॉपिक इसी में आ जाता है, इससे रिलेटेड है। अगर हम क्या करते हैं, इसी को हम ग्राफ बना देते हैं तो हमारा बन जाता है, इसी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम बोल देते हैं डिमांड कर्व। तो थर्ड आपका रहेगा, नेक्स्ट रहेगा आपका डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, नथिंग बट इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपका कुछ भी नहीं है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। यानी कि इसी डिमांड जो मैंने पीछे शेड्यूल बनाए हैं उस डिमांड शेड्यूल को अगर आप ग्राफ बना देते हो, उनको कर्व बना देते हो उनका, तो आपका डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये भी जैसे आपकी शेड्यूल 2 तरह की थी उसी तरह से ये भी 2 तरह का होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। अब देखिए जो मैंने ए की डिमांड थी, डिमांड शेड्यूल था, उसको जो मैंने प्लॉट कर दिया तो मेरा ये कर्व बना है। बी की डिमांड को प्लॉट किया है तो ये, और दोनों को मिला के किया है तो ये। अब यहाँ पे हमने करना क्या है बेसिकली, ये देखो आपका जो ये एक्स एक्सिस है नीचे, इस पे आपका ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लेते हो, हमेशा क्वांटिटी लेते हो। जो ये वाई एक्सिस है यहाँ पे आप क्या ले लेते हो, प्राइस ले लेते हो। ठीक है, जैसे मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने प्राइस लिया है, ये देखिए 1 2 3 4 5, वाई एक्सिस पे तीनों केसेस में प्राइस है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हो ये क्वांटिटी किसकी है, ए ने जो डिमांड करी थी, और ये क्वांटिटी बी की, और ये है दोनों की मिला के। अभी देखिए जब आप कर्व बनाते तो आपको करना क्या होता है, जैसे 5 रुपीज़ पे इनकी डिमांड कितनी थी, 1 यूनिट। ये देखिए इस तरह से जब भी आप पहली बार बना रहे हो कर्व तो आप इस तरह से हल्की ये डॉटेड लाइन बना सकते हो। फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इस तरह से आपके ये लाइंस बना दोगे, इससे क्या होता है थोड़ा सा ईजी हो जाता है आपका चार्ट बनाना। उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आपने 4-5 बार कर्व बना लिया तो डेफिनेटली वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। दूसरे केस में क्या है, बी ने क्या करा है, जब ₹5 थी तो उसकी डिमांड थी 3। ठीक है, जब 4 था तो उसकी डिमांड 4 थी, 3 था तो 5, 2 था तो 6 और 1 था तो 7। फिर हम उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने गैप 2 4 6 8 10 और 12 का ले लिया, और वहाँ पे क्या था गैप 1 2 3 4 5। यानी कि कुछ नहीं करना आपने, बेसिकली
यहाँ पे करना है क्या है आपको, आप एक्स एक्सिस पे क्या कर लोगे, आप एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले लोगे, ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी के पॉइंट्स लिख लोगे, फिर आपने जितनी है जैसे कि 5 रुपीज़ पे कितनी थी उसके अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ कर लेना है, तो आपका डिमांड कर्व बन जाएगा, राइट। अभी देखिए जैसे 1 रुपीज़ पे 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, 2 पे इतना, इस तरह से आप इसको पॉइंट्स लेते जाइए और आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लोगे, तो ये आपका डिमांड कर्व बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका लॉ ऑफ डिमांड रहेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ इसमें क्या होता है कि अगर आप डिमांड कर रहे हो तो सप्लाई इसकी बिल्कुल रिवर्स होती है, क्योंकि जो डिमांड का आपका कॉन्सेप्ट है वो कंज्यूमर की साइड से है, और जो आपका सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो सप्लायर की साइड से। अगर आपको डिमांड समझ में आता है तो आप सप्लाई बहुत इजीली कवर कर लेते हो और आपको अच्छे से समझ आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।